हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। कल्पना करो एक विशाल ठंडा बादल गैस और धूल का जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। यह बादल जिसे नेबुला कहते हैं, यही से हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई। यह एक भयानक जगह थी जो घूमते हुए कणों और तेज ऊर्जा से भरी हुई थी। फिर कुछ अजीब हुआ। हो सकता है कि पास का कोई तरफ हट गया, जिसे नेबुला में शॉकवेव्स के। इन शॉकवेव्स की वजह से बादल अपने आप में सिमट गया। जैसे जैसे बादल सिमटा गया, यह तेज और तेज घूमने लगा। बादल के केंद्र में गर्मी और डेंसिटी बढ़ता गया। अंत में केंद्र में दबाव और तापमान इतना तेज हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे, जिसे अजीब अमाउंट में ऊर्जा निकली। यही वो पल था जब हमारे सुन का जन्म हुआ, एक चमकते हुए तरी के रूप में, और आसपास के स्पेस को रोशनी और गर्मी से भर दिया। सुन के केंद्र में जलने के साथ बचा हुआ गैस और धूल उसके चारों तरफ घूमता रहा। सामग्री का यह घूमता हुआ डिस्क प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहलाता है। यही से जुपिटर और हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह अंततः बने। प्रारंभिक सोलर सिस्टम के क्राउडेड वाले वातावरण में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक व्यस्त जगह थी। डस्ट के कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक दूसरे से चिपकने लगे। ये क्लम्प्स समय के साथ बेड होट गए, पेबल साइज ऑब्जेक्ट्स, फिर बोल्डर साइज और अंततः किलोमीटर साइज प्लैनेटेसिमल्स बन गए। डिस्क में एक विशेष क्षेत्र सन की तेज गर्मी से दूर बर्फीले और चट्टानी सामग्री का एक विशाल भंडार था। यहीं पर जुपिटर ने आकर लेना शुरू कर दिया। कोर अक्रीशन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया एक छोटे चट्टानी कोर से शुरू हुई। यह कोरे अपने गुरुत्वाकर्षण के साथ लगातार बढ़ता गया, एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता था। इसने आसपास की और अधिक से अधिक वस्तु को अपनी तरफ खींचा और बढ़ता गया। जैसे जैसे कोर बड़ा होता गया, उसका गुरुत्वाकर्षण तेज होता गया। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से और भी गैस और धूल को अपनी तरफ आकर्षित करता गया। रनवे ग्रोथ की इस प्रक्रिया के कारण एक विशाल ग्रह कोर का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी के आकार से कई गुना बड़ा था। यह कोर यूएस फाउंडेशन फॉर्मेट का, जिस पर जुपिटर वह विशाल जिसे हम आज जानते हैं बनाया जाएगा। एक मैसिव कोर के साथ जुपिटर का विकास इंटेंसी से हुआ। कोर के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम की विशाल मात्रा को अपनी तरफ खींचा। गैस एक्रीशन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने जुपिटर के आकार को नाटकीय ढंग से बढ़ा दिया। महत्वपूर्ण रूप से छोटी अवधि में, शायद कुछ मिलियन साल, जुपिटर एक विशाल ग्रह में बदल गया। इसका वायुमंडल, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, मोटा और अशांत हो गया। जुपिटर के भीतर अत्यधिक प्रेशर ने अविश्वसनीय गर्मी पैदा की। यह गर्मी जुपिटर के तीव्र घूर्णन के साथ मिलकर शक्तिशाली तूफान और घूमते हुए बादलों के बैंड को जन्म देती है। अत्यधिक प्रेशर में ग्रह का आंतरिक भाग संभवतः एक मेटालिक हाइड्रोजन परत बनाता है, एक अजीब स्थिति जहां हाइड्रोजन एक तरल धातु की तरह काम करता है। यह माना जाता है कि यह मेटालिक हाइड्रोजन परत जुपिटर के अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदार है। जैसे जैसे जुपिटर अपने विशाल आकार तक बढ़ता गया, यह युवा सोलर सिस्टम में एक प्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल बन गया। इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण ने एक चरवाहे की तरह काम किया, छोटी वस्तुओं जैसे क्षुद्र प्लैनेट्सों और धूमकेतुओं की कक्षाओं को आकार देते हुए। जुपिटर का इन्फ्लुएंस अपने तत्काल आसपास के क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने अनगिनत प्लैनेटेसिमल्स को बिखेर दिया, कुछ को आंतरिक सोलर सिस्टम की ओर भेजा, जहां वे पृथ्वी सहित युवा स्थलीय प्लैनेट्सों पर बमबारी करेंगे। यह बमबारी जबकि विनाशकारी थी, माना जाता है कि इसने पृथ्वी पर पानी और अन्य वाष्पशील यौगिकों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो जीवन के इमरजेंस के लिए आवश्यक तत्व है। जुपिटर अपनी अराजक प्रकृति के बावजूद हमारे ग्रह के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुपिटर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में एक दिलचस्प सिद्धांत ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस है। यह सिद्धांत बताता है कि जुपिटर अपने गठन के बाद एक ही जगह पर नहीं रहा। इसके बजाय इसने सूर्य की ओर आवक प्रवास शुरू किया। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में अभी भी मौजूद गैस और धूल के साथ गुरुत्वाकर्षण बातचीत से प्रेरित होकर जुपिटर सूर्य के करीब चला गया।
शेष मलबे के माध्यम से एक रास्ता साफ करता हुआ। हालांकि यह आवक प्रवास एक तरफा यात्रा नहीं थी। जैसे ही जुपिटर सूर्य के करीब गया, इसका सामना बाहरी सोलर सिस्टम में बनने वाले दूसरे गैस विशाल सैटर्न के गुरुत्वाकर्षण इन्फ्लुएंस से हुआ। सैटर्न के गुरुत्वाकर्षण ने जुपिटर की आवक यात्रा पर ब्रेक की तरह काम किया, अंततः इसके पाठ्यक्रम को उलट दिया। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल आज भी सोलर सिस्टम को आकार दे रहा है। यह एक ढाल के रूप में कार्य करता है, धूमकेतुओं और क्षुद्र प्लैनेट्सों को विक्षेपित या पकड़ता है, जो अन्यथा पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षुद्र ग्रह बेल्ट में अंतराल भी बनाता है, जो प्रारंभिक सोलर सिस्टम से इन चट्टानी अवशेषों के वितरण को प्रभावित करता है। जुपिटर के चंद्रमा अपने आप में एक लघु सोलर सिस्टम ग्रह के इन्फ्लुएंस को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ चंद्रमा, जैसे यूरोपा और गैनीमीड, विशाल उपसतह महासागरों को बंद करते हैं, जिनमें संभावित रूप से पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर ज्यादा पानी है। ये बर्फीले चंद्रमा, जो जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय फोर्सों से प्रभावित हैं, अब पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में प्रमुख उम्मीदवार माने जाते हैं। जुपिटर, जो कभी प्रारंभिक सोलर सिस्टम में एक अराजक शक्ति थी, अपने खगोलीय साथियों के भाग्य को आकार देना जारी रखे हुए है। जुपिटर का अध्ययन करना समय में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। इसकी संरचना, जो इसके गठन के बाद से काफी हद तक अपरिवर्तित है, प्रारंभिक सोलर सिस्टम की स्थितियों के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। जुपिटर के गठन और विकास को अंडरस्टैंडिंग कर हम इस बात की गहरी समझ हासिल करते हैं कि हमारा अपना ग्रह और सौर मंडल कैसे अस्तित्व में आया। जूनो जैसे अंतरिक्ष यान मिशन वर्तमान में जुपिटर की परिक्रमा कर रहे हैं, जो उसके वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक संरचना के बारे में अविश्वसनीय डेटा वापस भेज रहे हैं। ये मिशन हमें इस गैस विशाल के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं, जो प्रारंभिक सोलर सिस्टम के बारे में रहस्यों और उन प्रक्रियाओं का खुलासा करते हैं जिनके कारण हमारे अपने सहित प्लैनेट्सों का निर्माण हुआ। जुपिटर अपने घूमते स्टॉर्म्सों, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और मून्सों के साथ हमारे ब्रह्मांड में खेलने वाली अविश्वसनीय ताकतों का प्रमाण है। यह हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस की गतिशील और लगातार विकसित होने वाली प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है।